गुड मॉर्निंग। जय हिंद। हम लोग कर्नाटक युद्ध देख रहे हैं। इसमें से सेकेंड कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। कल काफी बातें हो गई हैं, उसके बारे में कंप्लीट कर देते हैं उसे।
सेकेंड कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध हमारा 1749 से 1754 के बीच चला। ठीक है, और तो हम लोग क्या देखते हैं कि हैदराबाद में निजाम की गद्दी वाला दिक्कत चल रहा था, और इधर कर्नाटक में नवाब। तो यहाँ कौन बैठा था? आसफ जाह निजामुल मुल्क, हैदराबाद में। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो दिक्कत होती है। दो लोगों के बीच सत्ता का प्रॉब्लम चलता है। नासिर जंग जो उसका पुत्र है, और ग्रैंडसन नाती है इसका, आसफ जाह का नाती जो है वो मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रांसीसी। और नासिर जंग को कौन कर रहे थे? अंग्रेज। इधर कर्नाटक में नवाब कौन था? दोस्त अली। इसकी मृत्यु के बाद उसका ग्रैंडसन, क्योंकि पहले पुत्र बैठता है फिर पुत्र के बाद उसका पुत्र बैठता है, सादतुल्ला खां। क्योंकि ये छोटा था तो अनवरुद्दीन को इसका संरक्षक बनाया गया, लेकिन उसने मार दिया और खुद गद्दी ले ली। अंग्रेजों का समर्थन इसको मिल गया। और इधर दामाद जो थे चांदा साहब, इनको फ्रांसीसियों का मिल गया। फिर एक युद्ध हुआ 3 अगस्त 1749, अंबुर का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई डोपले के, इधर हार हुई और अनवरुद्दीन मार दिया गया। तो कर्नाटक का नवाब कौन बन गया था? चांदा साहब। ठीक है। बैटल ऑफ जिंजी क्या हुआ था कि यहाँ पर जिंजी में ये भाग गया था मोहम्मद अली, जो इसका बेटा था अनवरुद्दीन का। ये भाग करके चला गया था जिंजी, जिसको घेर लिया था डोपले ने, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने। और यहाँ पर हत्या हो जाती है नासिर जंग की। और फाइनली यहाँ की भी गद्दी खाली हो जाती है, तो मुजफ्फर जंग बैठ जाता है। मतलब दोनों उत्तराधिकार की लड़ाई में जो हैदराबाद में निजाम बैठता है वो मुजफ्फर जंग, और जो कर्नाटक में बैठता है वो चांदा साहब। तो इन दोनों लोग को मिल जाता है गद्दी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा था। क्लियर? अब होता क्या है इसके बाद? देखो, यहां तक तो हम लोग समझ गए थे गद्दी किसको मिल गई। ये गद्दी कर्नाटक में चांदा साहब को मिल गई, और यहां मुजफ्फर जंग को मिल गई, ये हैदराबाद में, और इधर कर्नाटक। यहां से एक व्यक्ति हार गया। वल्लाजा जो जिंजी के किले में था, वहां से भाग करके चला जाता है त्रिचुरापल्ली। ठीक है, त्रिचुरापल्ली चला जाता है, त्रिचनापल्ली यहां चला जाता है, यहाँ त्रिचनापल्ली। तो वल्लाजा क्या करता है, जब वो जिंजी से भाग करके त्रिचनापल्ली पहुंच जाता है यहाँ। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया वल्लाजा, कहाँ गया वल्लाजा, मोहम्मद अली जो था कहाँ गया। तो बाद में पता चलेगा कि वो त्रिचनापल्ली पहुंचा है। इसी दौरान क्या होता है कि ये जो हो जाएगी, इसको मार दिया जाएगा। ठीक है, एक युद्ध लड़ने गया था ये, अफगानों से एक युद्ध लड़ रहा था मुजफ्फर जंग, लक्की रेड्डी पल्ली। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना जानना है कि मुजफ्फर जंग मर गया था। यह युद्ध पूछा नहीं जाता कभी। तो अभी वो गद्दी पर बैठा, लेकिन उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, तो मुजफ्फर जंग जा चुका है। मतलब ध्यान रखिए, कर्नाटक में कौन बैठे हुए हैं? चांदा साहब। और हैदराबाद में कौन था? ये। लेकिन इसकी तो हो गई मृत्यु, तो गद्दी खाली। अब कोई नहीं है। अब समझो, जो दो दावेदार थे अब वो भी खत्म हो गए। नासिर जंग भी जा चुका है, नासिर जंग भी पहले ही मर चुका है, और मुजफ्फर जंग भी मर गया, दोनों मर गए। बचा कौन? अब किसको गद्दी मिलेगी? तो आप
थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे ना तो यहां पर ये जो व्यक्ति है, इसमें हम दिखा देते हैं, यहाँ एक और व्यक्ति है, लेकिन ये बहुत छोटा था उस समय जब ये उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में। तो एक और व्यक्ति था, सलावत जंग। ये नासिर जंग का भाई था, छोटा भाई था, ये नासिर जंग का छोटा भाई। लेकिन गद्दी के बारे में इसको सोचा ही नहीं गया था, क्योंकि दो लोग पहले से मौजूद थे, तो सलावत जंग के बारे में कुछ सोचा नहीं किसी ने। लेकिन जब ये मर गया, ये भी चला गया, अब कोई बचा ही नहीं है, तो सलावत जंग को ही गद्दी पर बैठाया जाएगा, सलावत जंग को गद्दी पर बैठाया जाएगा। ये है मेन। इन दोनों की जब कहानी खत्म होती है, मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु हो जाएगी, इसकी जब मृत्यु हो जाती है मुजफ्फर जंग, ठीक है। मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है, गद्दी पर बैठा तो, लेकिन ये भी चला गया। वल्लाजा त्रिचनापल्ली भाग गया था। वल्लाजा त्रिचनापल्ली भाग गया था। इसके बाद हैदराबाद का निजाम सलावत जंग को बना दिया जाता है। सलावत जंग को बना दिया गया। सलावत जंग को बना दिया गया। ये है कहानी, यहां तक की समझ में आ गई होगी बात, कि उस युद्ध के बाद क्या हुआ। तो ये जो जिंजी का युद्ध चल रहा था, उसमें मुजफ्फर जंग बना तो हैदराबाद का निजाम, लेकिन कुछ ही समय बाद इसकी हत्या हो गई, मुजफ्फर जंग की हत्या कर दिया। और जैसे मुजफ्फर जंग की हत्या होती है, अब कोई बचा ही नहीं था, तो उसका एक छोटा भाई था नासिर जंग का, बहुत छोटा था, लेकिन नासिर जंग को फिर सत्ता दे दी जाती है। नासिर जंग के भाई को, तो नासिर जंग का भाई कौन था? सलावत जंग। सलावत जंग को दे दिया जाता है। ये लोग ढूंढने निकल जाते हैं किसको? वल्लाजा को, कहाँ भागा। तो तब इनको पता चलेगा कि तृष्णापल्ली भागा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तृष्णापल्ली का घेरा 1751। अंग्रेजों ने वल्लाजा
सहायता के लिए अपनी सेना त्रिचनापल्ली भेज दी। अंग्रेजों ने वल्ला झा की सहायता के लिए अपनी सेना त्रिचनापल्ली भेज दी। चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली को घेर लिया। डुप्ले की मदद से, डुप्ले की मदद से। ठीक है, देखो क्या हुआ। इसको आप समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुजफ्फर जंग मारा गया कुछ समय बाद ही, और सीट खाली हुई तो किसको बैठा दिया गया? सलावत जंग। ठीक है, तो सलावत जंग बैठ जाएगा। ये नासिर जंग का भाई है। दोनों तरह की टीम देखो। चांदा साहब बचे हैं और इधर कौन बचा है? डुप्ले। ये डुप्ले और इधर कौन बचा है? चांदा साहब। एक सीट खाली हो गई यहां से, कौन चला गया? मुजफ्फर जंग निपट गया। इधर वल्लाजा कहाँ भाग गया है? त्रिचनापल्ली भाग गया है, ये चला गया है त्रिचनापल्ली, और अंग्रेज उसका साथ दे रहे हैं। यहां से एक सीट खाली थी, नासिर जंग जो मर गया था, तो इसका मतलब बराबर चल रहा है। लेकिन इसी समय इनकी तरफ से एक और आ जाएगा, सलावत जंग आएगा। ठीक है, सलावत जंग वाज मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो सलावत जंग को निजाम बना दिया जाता है मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद। ये हमने अभी नोट कराया है। सलावत जंग कौन है? नासिर जंग का छोटा भाई है। जो नासिर जंग था उसका भाई था ये। ठीक है ना, नोट्स में भी हमने आपको बताया, मतलब ये पुत्र था उसका। देखो, अगर आपको क्लियर नहीं है, आसफ जहां के दो पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र था नासिर जंग, ये बहुत छोटा था उस समय, इसलिए इसका कोई नाम ही नहीं था। कोई सोचा भी नहीं था कि ये गद्दी पे आएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं था। तो ये दोनों भाई हैं आपस में, नासिर जंग और ये सलावत जंग दोनों भाई हैं। मुजफ्फर जंग इसका नाती था आसफ जंग का। ठीक है, तो सलावत जंग को बना दिया गया। चलो, सलावत जंग गद्दी पे बैठते ही बहुत खुश हुआ। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे भी सत्ता मिल जाएगी। बेकार में ये लोग लड़ रहे थे और मेरा ये, इनने ढेर सारा धन डुप्ले को दे दिया और बहुत सारी जागीरें दे दी। अब ये सब आपको याद नहीं रखना है कौन कौन सी जागीरें दी, बट इसने क्या किया, खुश होकर के बहुत सारी जागीरें डुप्ले को दे दिया था। ठीक है, अब इधर कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। इधर कौन बचा? वल्लाजा और ये। ठीक है, नासिर जंग इसमें अभी भी 2-0 चल रहा है। इसी समय क्या होता है, ये है त्रिचनापल्ली। तो त्रिचनापल्ली में कौन है? वल्लाजा है। इस किले में वल्लाजा है, और इधर से अंग्रेज भी यहां पहुंच गए थे। अंग्रेज इसकी मदद कर रहे थे, अंग्रेज इसकी मदद कर रहे थे, लेकिन इधर से फ्रांसीसी घेर लेते हैं। इसको घेर लेते हैं पूरा।
इन अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव भी है। मतलब ये है कि जो त्रिचनापल्ली का किला है, उस त्रिचनापल्ली में वल्लाजाद भाग के गया था, तो उसकी मदद कर रहे थे अंग्रेज, और उसमें एक रॉबर्ट क्लाइव आ चुका है, तो रॉबर्ट क्लाइव मौजूद है, ठीक है, त्रिचनापल्ली वाले घेरे में। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत चतुर आदमी था, ये घेरा तोड़ के निकल जाता है। फ्रांसीसी जो घेरे रहते हैं चारों तरफ से, चकमा दे करके ये उनको निकल जाता है, और ये सीधे भाग के जाता है फोर्ट सेंट डेविड। रॉबर्ट क्लाइव डेविड अपने किले में, जो अंग्रेजों का किला था, वहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो समझिए कि एक व्यक्ति यहां से निकलने में सफल हो जाता है, और वो व्यक्ति कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बाकी फ्रांसीसी घेरे हुए हैं सबको, कोई बात नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव भाग करके पहुंचता है कहां? फोर्ट सेंट डेविड पहुंचता है। इस किले के बारे में हम पहले बता चुके हैं आपको। फोर्ट सेंट डेविड जब रॉबर्ट क्लाइव यहां पहुंचता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत बढ़िया तरीके से एक, मतलब ट्रिक कह लो या समथिंग, उसने सबको समझाया। क्या समझाया? कि हम लोग त्रिचनापल्ली को ना घेरे, हमको इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है हमको क्या करना चाहिए, कर्नाटक की राजधानी को घेर लो, अर्काट। बहुत दिमाग लगाया इसने। इसने कहा कि क्योंकि फ्रांसीसी इसको घेर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है, पहले हम जीतेंगे अर्काट को। अर्काट फ्रांसीसियों के अधिकार में था, तो अब ये अर्काट को जीतेंगे पहले। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि पहले हम अर्काट को जीतेंगे, उसके बाद आक्रमण करेंगे। तो पहले यहां पे रॉबर्ट क्लाइव अर्काट को जीतता है, और फिर यहां से आक्रमण करता है त्रिचनापल्ली पर। समझिए हमारी बात। तो पहले ये रॉबर्ट क्लाइव जो भाग के गया था, तो ये त्रिचनापल्ली का घेरा तोड़ देता है, और ये पहले करता है कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर, और यहां से फिर वापस आता है त्रिचनापल्ली को, बहुत बुरी तरीके से हराता है डुप्ले को। क्योंकि यहां से जब अर्काट को हरा चुका होता है, इनके किले को घेर लेता है यहाँ पे अर्काट को, और फिर यहां से सेना लेकर के पहुंचता है रॉबर्ट क्लाइव इस त्रिचनापल्ली के घेरे, जो लोग घेरे थे फ्रांसीसी, और इनको बहुत बुरी तरह से हराता है रॉबर्ट क्लाइव। और मजबूरी में डुप्ले को यह घेरा उठाना पड़ता है त्रिचनापल्ली का, और छोड़ के उसको भागना पड़ता है। तो यहां विजय होती है रॉबर्ट क्लाइव की, चतुराई की इसने। अगर ये त्रिचनापल्ली से न निकल के भागा होता, तो शायद ये वहीं मर गया होता रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत दिमाग लगाया, और ये सीधा यहां से निकल करके फोर्ट सेंट डेविड पहुंचा, और इस किले से उसने अर्काट को घेरा, और जब अर्काट पे अधिकार हो गया, तब वो वापस त्रिचनापल्ली गया, और फिर वहां से फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। ये बात हुई, ठीक है। चल, इसी समय ये जो चांदा साहब थे, फ्रांसीसियों के जो चांदा साहब थे, इनको मार दिया गया। यहां से जब थे तो चांदा साहब भाग गए थे यहां से, त्रिचनापल्ली के घेरे में जब ये घेरे हुए थे, बाहर ये सब लोग सैनिक थे, इनको मराठाओं ने पकड़ के इनको निपटा दिया। चांदा साहब खत्म। इसी के बाद, अर्काट के घेरे के बाद, चांदा साहब को मार दिया जाता है। फ्रेंच टीम में ये, अब क्या हुआ इधर से भी, अब ये कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि टोपले है अभी, लेकिन चांदा साहब मार दिए गए। चांदा साहब खत्म, ये नहीं है। डोपले बचा, और कौन बचा? डोपले के साथ बचा सलावत जंग। दो लोग बचे, ये है और ये है, ये खत्म है, चांदा साहब जा चुके हैं। तभी एक और घटना हो जाती है, फ्रेंच का एक कमांडर मार दिया जाता है, एमास्ट्रक नाम का। अभी आपको नोट नहीं करना है, ये बस क्यों समझना है, एक कमांडर होता है फ्रेंच का, वो ही मार दिया जाता है। मतलब चांदा साहब तो मारे ही गए थे, एक कमांडर भी मार दिया जाता है, जिससे फ्रेंच सरकार बहुत नाराज हो जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको वापस बुला लेगी, डुप्ले को। तो जैसे वो नाराज होती है, तो डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। यही रीजन था कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। एक तो चांदा साहब भी मारे गए, तुम बचा नहीं पाए। दूसरा, फ्रांसीसी जो कमांडर है वो भी मार दिया गया, एमास्ट्रिक। आप वहां कर क्या रहे हैं? तो डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, ये चला जाता है 1954 के आसपास, ठीक है। 1954 में इसको वापस बुला लिया जाता है, तो डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं,
ठीक है, अंग्रेज लोग। और उसी समय एक भेजा जाता है गोडेहियो को भेजा जाता है। डुप्ले के बाद, जब डुप्ले को वापस बुला लिया, 1954 की बात है, 1954 में डुप्ले को वापस बुला लिया, तो फ्रेंच गवर्नर किसको भेजा गया? गोडेहियो को। गोडेहियो नाम गधे से है, इसलिए उसका चित्र बना हुआ है गधा, ठीक है, तो गोडेहियो है, ठीक है। और ये वाकई गधा है, डुप्ले जैसा नहीं है ये, ठीक है, बेवकूफ आदमी, बहुत गड़बड़ किया इसने। और आते ही इसने संधि कर ली, आते ही संधि कर ली। कहता है कि कहां डुप्ले बेवकूफ आदमी लड़ रहा था इतना सब, और गोडेहियो ने तुरंत अंग्रेजों से संधि कर ली। और इसी संधि को कहा जाता है पौंडीचेरी की संधि। इस संधि की वजह से ही ये युद्ध समाप्त हो गया, पौंडीचेरी की संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया। तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी और ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है ना। चलो, तो अब हम पूरे, बस मेन हो गया खत्म, अब ये, अब कुछ इसमें नहीं है, आप समझ गए इसको। देखो, तिरुचिरापल्ली का घेरा हो गया, चांदा साहब ने तिरुचिरापल्ली को घेर लिया डुप्ले की मदद से। लेकिन क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव तिरुचिरापल्ली से भागकर फोर्ट सेंट डेविड पहुंच जाता है। इसके बाद क्लाइव ने अर्काट को घेर लिया। अर्काट क्या है? कर्नाटक की राजधानी, ठीक है। अर्काट को घेर लिया, अर्काट को क्या कर लिया? घेर लिया, ठीक है। क्लाइव ने 1751 में अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। इस जीत के बाद क्लाइव और लॉरेंस, लॉरेंस इसका एक सहयोगी था, क्लाइव ने लॉरेंस की मदद ली थी, ठीक है। क्लाइव और लॉरेंस ने 1751 में ही चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर को पराजित कर तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, दोनों जगह पे इसका अधिकार हो गया, अर्काट को भी घेर लिया और अर्काट को विजय प्राप्त कर ली। और 1751 में ही 1751 में ही चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर को पराजित करके तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार हो गया। तो फाइनली अंग्रेजों का दोनों जगह अधिकार हो गया, कर्नाटक के अर्काट पर भी हो गया और तिरुचिरापल्ली पर भी हो गया, ठीक है। तिरुचिरापल्ली को भी इन्होंने जीत लिया। ओके, बाद चांदा साहब को मार दिया गया,
चांदा साहब को मार दिया गया, खत्म कहानी। और कर्नाटक का नवाब वल्लाजा को बनाया गया। उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया। चांदा साहब के मरते ही वल्लाजा, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, उसको गद्दी दे दी गई, मिल गई गद्दी उसे, तो वो गद्दी पर बैठ जाएगा फाइनली। तो चांदा साहब को मार दिया गया और कर्नाटक का नवाब किसको बना दिया गया? वल्लाजा को बना दिया गया। हो गया। 1754 में डोपले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। और गोडेह्यू फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोडेह्यू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, पौंडीचेरी की संधि, युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस। मतलब ये खत्म हुआ पौंडीचेरी की संधि से। आपको बताना है कि इसके पहले वाला जो कर्नाटक युद्ध था वो किस संधि से समाप्त हुआ था। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो किस संधि से समाप्त हुआ था? कर्नाटक का फर्स्ट जो हुआ था वो किस संधि से समाप्त हुआ था? एक्सला सापेल, करेक्ट, एक्सला सापेल से हुआ था वो। और ये किससे समाप्त हुआ? पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी से ये वाला समाप्त हो गया। तो ये कहानी हुई और डोपले को वापस बुला लिया गया था वहां। और यहां अब आया है गवर्नर बन के कौन? गोडेह्यू। ज्यादा दिन नहीं रहेगा ये ज्यादा दिन नहीं रहता। असल में बहुत नकारा टाइप का था, मतलब गवर्नमेंट तुरंत समझ जाती है फ्रांस की कि ये बेकार। 4 महीने रहता है ये, अक्टूबर के आसपास आता है, 1754 के अक्टूबर में आता है ये लगभग। ठीक है, गोडेह्यू। और फरवरी के आसपास 55 में लौट जाता है, मतलब वापस बुला लिया जाता है गोडेह्यू को। तो 4-5 महीने रहता है केवल भारत। आपको इंपॉर्टेंट है पौंडीचेरी की संधि से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, अब क्या बात होती है? अब बात होती है, क्या ये दूसरा क्लियर हुआ? फाइनली समझ में आ गया ना कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? वल्लाजा कर्नाटक का नवाब बन चुका है, मोहम्मद अली को बना दिया गया। ठीक है, चांदा साहब मारे जा चुके हैं। उधर कौन बन गया है? सलाबत जंग, वो उसका वाला भाई। तो इस तरह से ये कहानी यहां पे समाप्त होती है। सेकेंड वाला युद्ध कंप्लीट होता है।
चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला। तो पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले समझ लो तुरंत। थर्ड कर्नाटक वार। देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? हमने डेट आपको लिखाई थी। ये लगभग 7 साल चलेगा। लगभग कितने साल चलेगा? 7 साल। 1756 से 1763। 1756 से 1763 तक चलेगा। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, छूट गया। ये तुम लोग सब छोड़ देते हो। लिखो तुरंत, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। रिवाइज करते जाना स्टूडेंट, नहीं तो कोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर 1754 में वार खत्म हुआ और संधि नहीं, खत्म कहां हुआ 1754 में? वार तो तब खत्म होगा जब संधि होगी। भाई खत्म कब माना जाता है? जब संधि हो जाती है तब ना माना जाता है खत्म। हमने ये कहा कि 1754 में खत्म हो गया। वो तो डुप्ले को केवल वापस में बुलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है ये, जिसने तय कर दिया। अब अगर हम आपको बताएं, जिसने ये तय कर दिया कि फ्रांसीसी की पावर अब नहीं है यहां पर। मतलब यूरोपीय कंपनी में देखो, डच तो जा ही चुके थे, डच निकल चुके थे, पुर्तगाली खत्म, बचे थे फ्रेंच। एक युद्ध होगा अभी, वॉन्डिवास का युद्ध, जो ये तय कर देगा कि बस अब फ्रांस यहां पे कुछ नहीं है। अभी होगा एक वॉन्डिवास का युद्ध, जो पूरा तय कर देगा, पूरी कहानी ही तय कर देगा। ठीक है, जिस तरह से वेदरा के युद्ध ने तय कर दिया था डचों के लिए, उस तरह से वॉन्डिवास का युद्ध होगा। पहले समझते हैं इसको, फिर बाद में हम बात करेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि डोपले को वापस बुला लिया गया था 1754 में। 1742 में ये बन के आया था और 54 तक रहा था। गधे को भेजा गया था, जो बिल्कुल है गधा था। ठीक है, तो अपना एकदम आकर के तुरंत संधि कर लिया उसने। ठीक है ना। 1755 में गोडेयू ने गवर्नर बना के इसको भेजा गया था, गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच। लेकिन इसके नकारापन को देखते हुए 4 महीने के अंदर इसको बुला लिया जाता है वापस, और इसको बुला करके फिर एक दूसरे गवर्नर को भेजा जाएगा। ठीक है, गोदहियों को हटा दिया जाएगा, तुम बेटा बेकार हो। ये आएगा, लेरिट आएगा, लेरिट आएगा इसकी जगह। 1755 से 58 तक ये रहेगा, लेरिट नाम का, ये फ्रांसीसी गवर्नर रहेगा। कहता है मुझे पहले काहे नहीं भेजे, 2-3 को तो मैं अपने हाथों से मसल देता, और ऐसे ही बेकार में तुम उसको भेज दिए थे। कोई बात नहीं, चलो लेरिट से कहा गया कि ठीक है जाओ। लेरिट पहुंचता है, जैसे ये भारत में आता है 1755 में आता है ना, उधर युद्ध शुरू हो जाता है। 1756 में यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको 7 वर्षीय युद्ध कहते हैं, 7 इयर्स। ये युद्ध 1756 से 1763 तक चलेगा। कहां पर? यूरोप में। और आपको बताएं कि जब तक यूरोप में युद्ध रहेगा तब तक भारत में भी रहेगा। तो जैसे ही वहां युद्ध शुरू होता है, 56 से 63 तक 7 साल का युद्ध जब उधर शुरू होता है, तो भारत में भी चालू हो जाता है। इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, जो तीसरा वाला है कर्नाटक युद्ध जो है। तो 1756 में ही 7 वर्षीय का युद्ध शुरू हो जाता है वहां पर, जिसकी वजह से भारत में भी शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भारत में शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया, एक फैक्ट्री थी चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों के अधिकार में थी, फ्रांसीसियों के पास। इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर आया, इसको तबाह कर दिया पूरा, चंद्रनगर की फैक्ट्री तोड़ दी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक्ड चंद्रनगर फ्रेंच फैक्ट्री ऑन 23 मार्च 1757। देखो 1756 में ये लड़ाई शुरू हो गई थी, कहां पर? यूरोप में। यहां भी शुरू हो गया। इन्होंने सबसे पहला अटैक कहां किया? अंग्रेजों ने सबसे पहला अटैक किया फ्रांसीसियों की चंद्रनगर फैक्ट्री पर।
चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये है डायग्राम, चंद्रनगर ये है बंगाल में, ये ठीक है। तो चंद्रनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी जो बंगाल में थी। कर्नाटक रीजन ये नीचे है, ठीक है, जहां वो युद्ध चल रहे हैं, अभी चलेंगे वहां। लेकिन ये जो बंगाल वाला है, ये चंद्रनगर, तो ये रीजन एक हो गया, फैक्ट्री को तबाह कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। अच्छा, ये कोई मतलब नहीं है, ये असल में वो बताया गया है कि कैसे इन्होंने प्राप्त किया था। फ्रेंच ने ये फैक्ट्री कैसे प्राप्त की थी, मतलब चंद्रनगर, इन्होंने मुगल सूबेदार से प्राप्त किया था। उस समय एक मुगल सूबेदार था वहां पर, ठीक है, उससे ये प्राप्त किया था चंद्रनगर। लेरिट, लेरिट भी हटा दिया गया और इसकी जगह आया लैली। ठीक है, अभी लिखा देंगे, परेशान नहीं, बिल्कुल। तो लेरिट कब तक रहा? 55 से 58, ठीक है। देखो अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये 58 में इसको हटा दिया गया और 58 से 61 तक कौन रहेगा? काउंट डी लैली रहेगा। इसी के समय सारी चीजें होंगी। तो लेरिट वाज रिप्लेस्ड बाय लैली एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया गवर्नर बना के भेजा गया लैली को। लैली ने आते ही सबसे पहले क्या किया? देखो चंद्रनगर तो अंग्रेजों ने ले लिया था, तो लैली ने कहा सबक सिखाना है। आते ही इसने फोर्ट सेंट डेविड को कब्जा लिया, इसको जीत लिया, फोर्ट सेंट डेविड को। लैली ने आया और सीधे कर्नाटक रीजन में, देखो अब युद्ध शुरू होगा, इसीलिए थर्ड कर्नाटक युद्ध। ये युद्ध चंद्रनगर पे नहीं होगा, ये अंग्रेजों ने जीत लिया है जरूर। काउंट डी लाली जब आएगा तो वो पहले अटैक करेगा ये फोर्ट सेंट डेविड में। फोर्ट सेंट डेविड पे ये अटैक करता है कर्नाटक रीजन में, ये युद्ध शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसने अटैक किया सेंट डेविड पे, और कुछ ही समय बाद इसने मद्रास पे भी कर दिया, ठीक है, 2 जगह किया था। लेकिन अंग्रेजों ने मद्रास के लिए अपनी सेना भेज दी थी। देखो 1758 लैली बिसीज मद्रास, मद्रास पे अटैक किया इसने, लेकिन इंग्लिश रिसीव्ड रेनफोर्समेंट फ्रॉम बंगाल, यहां से सेना पहुंच गई थी, बंगाल से सेना भेज दी थी, जिसकी वजह से इसको भागना पड़ा था। तो फोर्ट सेंट डेविड को जीता, लेकिन जैसे इसने मद्रास पर अटैक किया अंग्रेजों ने सेना भेजी और इसको मद्रास से भागना पड़ा। तो ये कहानी आपकी चल रही है जो मेन हुआ था। बात समझ में आ रही है हमारी? क्या हुआ? डोपले बुला लिया गया है, ठीक है, और डोपले के बाद एक गवर्नर आया बीच में, गोदहियू नाम का। गोदहियू आया और फिर गोदहियू के बाद एक अलग से फिर आया लेरिट। लेरिट के बाद फिर कौन आया? लाली, लाले दी जान, वो चलाया, ठीक है। तो वो भी पहुंचा भाई। तो फाइनली वो चीज चल रही है। तो जैसे ही लाली आता है, लाली ने आते ही सबसे पहले अटैक कहां किया? फोर्ट सेंट डेविड पे किया, ये इस पे अटैक कर दिया। बहुत खतरनाक था ये चीज। अंग्रेजों ने इसको कहा कि भैया तुमने तो बिल्कुल तबाह कर दिया हमें, क्योंकि चंद्रनगर तो जीत गए थे, तो चंद्रनगर का बदला लेना था। तो इसने फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया था, लेकिन इसने कोशिश की मद्रास को जीतने की, मद्रास नहीं जीत पाया, क्योंकि उसी समय बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भेज दी थी और जिसकी वजह से इसको भागना पड़ा था। अब होगा सबसे खतरनाक युद्ध, जिसको कहते हैं वांडीवास का युद्ध, जिसने फ्रांसीसियों का भविष्य तय कर दिया कि अब फ्रांसीसी भारत में नहीं रहेंगे, मतलब व्यापार करेंगे केवल, लड़ाई वड़ाई अब नहीं करेंगे, सेना नहीं रखेंगे, व्यापार करेंगे केवल। अब बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बैटल ऑफ वांडीवास, 22 जनवरी 1760। ये क्वेश्चन है, किस युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब जो सैनिक सत्ता है वो अंग्रेजों की रहेगी? या किस युद्ध ने यह तय कर दिया कि फ्रांसीसियों की कमर टूट चुकी है, अब वो केवल व्यापार कर सकते हैं, सैनिक वैनिक या सेना रखने का बस अब उनका नहीं? तो वो युद्ध है वांडीवास का युद्ध। ये मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में पड़ता है, मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में पड़ता है ये जगह। तो बैटल ऑफ वांडीवास टुक प्लेस एट वांडीवास, ठीक है, कर्नाटक रीजन में है और मद्रास है, ठीक है।
इन द बैटल ऑफ वांडीवास आयरकूट था, आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, ब्रिटिश, और इनकी तरफ से था लैली, लाली द जान, काउंट डी लाली, फ्रेंच। बहुत बुरी तरह से हार हुई, बहुत बुरी तरह, मतलब इतना इनको तबाह कर दिया गया जो फ्रांसीसी थे कि ये दोबारा खड़े ना हो सके, ठीक है ना। और वांडीवास, ठीक है, तो इनकी जीत हुई, आयरकूट की जीत हुई, ये निपटा दिया गया, मारा नहीं गया, मतलब मारा नहीं गया है, मतलब कुल मिला के इससे सब चीजें छीन ली गई। यही नहीं, सब छीन लिया गया, जितना इनका किला था, जगह था, फैक्ट्री था, सब छीन लिया गया। चंद्रनगर तो पहले छीन चुके हैं, चंद्रनगर इनसे पहले छीन चुके। चंद्रनगर बहुत इंपॉर्टेंट था, केंद्र था फ्रांसीसियों का, सबसे मेन फैक्ट्री थी ये चंद्रनगर, ठीक है। और इसके बाद इन लोगों ने इनका कराईकल जीत लिया, कराईकल जीत लिया, माहे, पौंडीचेरी, फ्रांसीसियों का जितना था जगह और फैक्ट्री सब पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और मारा नहीं गया है, इसको बाहर कर दिया, मतलब काउंट डी लाली को एकदम निपटा दिया कि भैया बस, गिरफ्तार कर लिया गया था, इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो काउंट डी लाली को गिरफ्तार कर लिया गया, मारा नहीं गया है जान से, ठीक है। तो फाइनली जीत हुई आयरकूट की, ब्रिटिश की, और वांडीवास के युद्ध ने तय कर दिया कि बस अब ये लोग सत्ता में रहेंगे। उसी समय यूरोप में 1763 में संधि हो गई, पेरिस की संधि, और युद्ध समाप्त हो गया। तो जो 54 से स्टार्ट हुआ है वो 1763 में जाके खत्म हो जाएगा, पेरिस की संधि से। तो पेरिस की संधि होगी, वहां संधि होगी, और यहां भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सब चीज वापस कर दी गई संधि होते ही, पेरिस की संधि से पौंडीचेरी, माहे और कराईकल लाली को दे दिया गया, भाई लाली ले लो वापस संधि, लेकिन ध्यान रखना सेना नहीं रखना है, केवल व्यापार करना है। तय हो गया, अब फ्रेंच आर्मी सेना नहीं रखेगी, केवल व्यापार करेगी बस। हाँ, हम आपको सारी चीजें लौटा रहे हैं, चंद्रनगर नहीं दिया, लेकिन चंद्रनगर नहीं दिया, उन्होंने कहा हम सब लौटा दे रहे हैं, लेकिन चंद्रनगर फैक्ट्री हमारी रही, बंगाल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। तो चंद्रनगर नहीं लौटाया, और बाकी सारी जगह लौटा दी, पौंडीचेरी दे दिया, माहे दे दिया, कराईकल दे दिया, सब लौटा दिया। तो थर्ड कर्नाटिक वार ने क्या कर दिया, इट क्लियर द पाथ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इस युद्ध ने यह तय कर दिया, अब यूरोपियों में केवल एक ही शक्ति है जो भारत में रहेगी। तो आप जो पूरा यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे हैं, अब जाके आपका कंप्लीट हुआ कि फाइनली कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सत्ता रहेगी। इस युद्ध ने यह तय कर दिया, 1760 के वांडीवास के युद्ध, और इसने यह तय कर दिया कि अब रेस में सब बाहर है। डच चले गए, पुर्तगाली शादी की वजह से चले गए थे, डचों को तो हरा ही दिया गया, बचे थे फ्रांसीसी, जिसको वांडीवास ने खत्म कर दिया, निपट गया पूरा। तो इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब यूरोपीय में कौन रहेगा, ब्रिटिश रहेंगे। समझ में आई बात? आप लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दी क्या, ये युद्ध 1754 से 1763 चला है, 7 साल। इसके बीच में एक डेट और आती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? मनीष, संदीप, दीक्षा, हरीश, अवधेश, दिनेश, साक्षी, दीपक, अमन, फतेह बहादुर, प्रवीण, बापू, प्लासी का युद्ध हुआ था सर। बहुत सही, जिसने भी आंसर दिया है करेक्ट, बाकी सब लोग एकदम खत्म लोग। लासी का युद्ध हुआ था, लासी का युद्ध नहीं हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, पी गायब हो गया, ओके, टाइपिंग मिस्टेक।
जी, तो प्लासी का युद्ध हमने बीच में आपको समझाया नहीं, क्योंकि हम लोग कर्नाटक वार में, इसके बाद जब शुरू होगा तो हम लोग बक्सर और प्लासी का युद्ध देखेंगे। इसके बाद आप जरा समझो, आप चीजें नहीं समझ पा रहे हो। देखो 1754 से 1763, 1757 प्लासी का युद्ध हो जाएगा, और 63 के बाद ही 1764 में ही एक युद्ध और होगा, बक्सर का युद्ध। इन युद्धों ने पूरी तरह से तय कर दिया अंग्रेज की सत्ता रहेगी। भाई वांडीवास ने 1760 के युद्ध ने फ्रेंच को बाहर कर दिया, और यहां मुगलों को बाहर कर देंगे। 1757 में तो बंगाल पे ही अधिकार कर लिया इन लोगों ने, और 64 ने तो पूरा तय ही कर दिया, निपट जाएगा सब कुछ। तो ये फाइनल होगा जो होगा। चलिए, तो हम लोगों ने समझा। अब हम लोग लिखते हैं, तुरंत नोट करिए, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। हेडिंग डालिए सभी स्टूडेंट्स। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, राइट डाउन। 1756 से चलेगा 1763 तक तृतीय युद्ध। 1756 में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों, 1756 में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाने से भारत में भी दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। इसी समय 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्लासी के युद्ध में जीत के बाद फ्रांसीसियों की चंद्रनगर फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लिया। चंद्रनगर कहां है? बंगाल में। चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया। काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया 1758 में। आते ही फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड पे कब्जा कर लिया। ठीक है, काउंट डी लाली ने मद्रास का घेरा डाला, लेकिन बंगाल से
अंग्रेजी सेना आने की वजह से भागना पड़ा, के लिए भागना पड़ा। 22 जनवरी 1760 वांडेवास का युद्ध। अंग्रेज की तरफ से कौन था? सर आयर कोट, फ्रेंच। लाली, लाली। ठीक है। वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के सैनिक सत्ता को समाप्त कर दिया। फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी, माहे, कराईकल छीन लिया गया। यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच संधि हो गई। पेरिस की संधि। युद्ध समाप्त। इस संधि के तहत चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस मिल गए। ये पॉइंट नोट कर लो। चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र उनको वापस दे। ब्रिजेश, गुलाब, कृष्णा, विकास, शिव, अवधेश। अरे तुम लोग लिखो, सुनो नहीं। विजय,
अमन, शुभम, पूजा गुप्ता, राजकुमार, नवनीत, आशीष, संदीप, राम, अवध, विकास, अमन, श्याम, अर्चना, कृष्णा, गौरव, प्रदीप, विकास, दीपचंद। अच्छा चल और नीचे करिए, और का नीचे करें भाई, ये रहा लो। आकाश, अश्वनी, रेडमी, रेडमी देखो अभी भी नाम नहीं बदले हैं सब। देवेश, राजकुमार, राजू, अच्छा राजू है। शुभम रावत है, जयप्रकाश है, संदीप, अतुंजय, प्राज्वल, सूर्य प्रताप, प्रतिभा, अच्छा उमेश, नीरज, विकास, अनीश, विपिन, बिंदु, अखिलेश, शुभम, शुभम कई लोग हैं क्या, मिश्रा, रावत, चंचल, कामना, उमेश, अजय, चंद्र प्रताप। क्लाइव कहाँ गया? क्लाइव आएगा, अभी परेशान ना हो, क्लाइव है भारत में ये, ठीक है। किशन, बबीता, संदीप, हरीश, अवधेश, दिनेश, दीपक, अभिनंदन, ब्रिकेश चौहान, भावना, देव पटेल, प्रशांत। सर मैं भी प्रेजेंट हुआ, अबे तो नाम ले तो लिया, संदीप कुमार, ठीक है। मनीष, सूरज, सरिता, अंकित, शाश्वत, मृत्युंजय, मृत्युंजय का नाम है, हाँ मृत्युंजय तिवारी, साक्षी पटेल, इला शर्मा, अंग्रेजी नाम लग रहा है, इला, पूजा, शुभम, हिमांशु, लवकुश, भूपेंद्र, अमित, कीवी, कौन सा कीवी भैया, कीवी L21, कीवी फल का नाम रख लिया देखो, निशांत, आकांक्षा, रंजीत, पवन, सौरभ, आलोक, अभिषेक, अमन, विकास, अविनाश, रत्नेश, आनंद, प्रवीण, बाबू, तारिक, अनवर, पिंटू। अच्छा ये सब शुरुआत वाले बीच में क्यों आते जा रहे हैं, फिर के इधर भी आते जा रहे हैं बीच बीच में, देवेश, भावना, रितेश, इन लोग का तो नाम ले चुके हैं, बाकी देखो सब गायब हो गए, कैमरे बंद कर लिए सब। चलो जितने लोग का था वो नाम ले लिया हमने जो ओपन थे, ठीक है। आज सबका नाम ले लिया ना, जितने लोग वीडियो ओपन किए हो सबका ले लिया आज, अब जो नहीं किया है तो उसका किया। रंजीत नाम लिया ना, रंजीत, दीक्षा, अमित, भूपेंद्र, हिमांशु, आकांक्षा, निशांत, शुभम, ले तो लिया सबका नाम, सब हो गया, मेरा नहीं लिया, कुलदीप चौहान। अरे तो जो वीडियो ओपन है बस उन्हीं का लिया है, परेशान ना हो, बाद में ओपन करोगे तो हम नहीं जानते। ओके स्टूडेंट्स, कहानी खत्म, तीनों कर्नाटक युद्ध ओवर। क्या बात क्लियर हुई हमारी? हेलो जी, चलिए कंक्लूजन देखिए कर्नाटक युद्ध के, अब याद करवा देते हैं आपको हम। कर्नाटक युद्ध, युद्ध समय, कारण, संधि, विशेष। प्रथम 1746 से 48, कारण ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध, संधि एक्सला सापेल, फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले, सेंट थॉम का युद्ध,
मद्रास अंग्रेजों को वापस। एक लाइन में सब कंप्लीट। पहला युद्ध ओवर, वहां पर हमने डिटेल में बताया है। यह अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव तुरंत याद करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध। किस संधि से समाप्त हुआ? एक्सला सापेल संधि से समाप्त हुआ। क्या विशेष था इसमें याद करना? विशेष था, फ्रांसीसी गवर्नर कौन बन के था इस समय? डुप्ले था। और इस समय पहले कर्नाटक युद्ध में युद्ध कौन सा हुआ था? तो सेंट थाम का युद्ध हुआ था। और मद्रास जो जीता था उन्होंने, अंग्रेजों को वापस मिल गया। ये मेन बात, ठीक है। प्रथम युद्ध ये है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध और इसका समय क्या था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय था 1749 to 54। कारण क्या था? कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण। पौंडीचेरी की संधि से। अंबुर का युद्ध, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू। पेरिस की संधि। वांडीवास का युद्ध। फ्रांस का पतन। लीजिए, शॉर्ट में ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो तीनों जो युद्ध हमने पढ़े वो आपके एक कंप्लीट हुए। पहला युद्ध कब का है, समय कब है, कारण क्या है, संधि क्या है और विशेष नोट कर लीजिए। तो उस युद्ध में क्या हुआ था, बाकी डिटेल में था वो। तो क्विक रिवीजन करना है तो आप इसको समझ सकते हैं। सत्रह सौ 48 में हुआ था ना वो सेंट थॉम वाला युद्ध। 1748 ध्यान रखिएगा, उसमें शायद उसमें 49 लिख दिया था मैंने। 1748 है ना, क्योंकि युद्ध ही 48 तक चला है।
अब इससे फायदा क्या होगा आपका, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछें, बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, अगर हम आपसे कहें प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, कौन बताएगा जल्दी से? सर एक्सला सापेल से समाप्त हुआ। द्वितीय वाला कैसे समाप्त हुआ? पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। सर तीसरा वाला कैसे समाप्त हुआ? सर पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, सेंट थॉम का युद्ध कौन वाले युद्ध किस समय हुआ था? पहले कर्नाटक युद्ध में हुआ था। अंबुर वाला युद्ध कब हुआ था? तो अंबुर वाला युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था। वांडीवास वाला कौन से वाले में हुआ था? तृतीय वाले में हुआ था। तो इस शॉर्ट में आपका तुरंत हो जाएगा क्विक रिवीजन। ओके, ठीक है, बेटर है। तो डिटेल भी बता दिया है, शॉर्ट में भी बता दिया है, जिस तरह से आपको पढ़ना है। अगर क्विक रिवीजन करना है तो आप इसको चार्ट को देख करके आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब आप पूरी कहानी समझ चुके हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त होता है। समझ में आई बात? यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त होता है, जिसने ये तय कर दिया कि अब सब कुछ अंग्रेजों के अधिकार में है। और अब हम लोग शुरू करेंगे भारत में भारत में अब इनकी जो लड़ाई चलेगी यहाँ के नवाबों से, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का जो था वो तो खत्म, आपस में लड़ लिए ये लोग और सब समाप्त हैं। अब केवल अंग्रेज हैं। अब इनकी लड़ाई होगी भारत में नवाबों से। तो अब हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, वहां अब शुरू होता है आपकी यहां से मेन कहानी। तो फाइनली यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब कल हम लोग का टॉपिक होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, टॉपिक बता देते हैं, क्योंकि कल हम लोग शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्योंकि अब इसके बाद युद्ध होगा ना। प्लासी का युद्ध देखना है अभी 1757 वाला जो भी बीच में हुआ है, इस दौरान जो होगा प्लासी का युद्ध, जब वो बंगाल जीतेंगे और चंद्रनगर पे कब्जा होगा, तो प्लासी का युद्ध देखेंगे और फिर बक्सर का युद्ध देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर आएगी इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की सूबेदारी मिल जाएगी इन लोग को, वो टैक्स कलेक्शन की पावर मिल जाएगी यही इलाहाबाद, जहां तुम लोग को बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होगी इलाहाबाद की संधि, और पूरा टैक्स कलेक्शन अंग्रेजों को मिल जाएगा। ठीक है, जो ये तय कर देगा कि सब कुछ होगा। तो कल हम लोग का टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए, तो आज का काम खत्म। तो हिस्ट्री कंप्लीट। बाकी अब हम लोग अपना पॉलिटी देखते हैं। 2 मिनट का ब्रेक, पानी वानी पी लो, हम भी पानी पी लेते हैं जरा। 2 मिनट तुरंत आ जाएंगे।
आधे गायब, चल दिए सब। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? संविधान संशोधन विधेयक। कल हम लोगों ने देखा संविधान संशोधन का जो भी प्रक्रिया है, जो संविधान संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, उसके लिए एक बिल लाना पड़ता है, संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है उसे। किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी। मंत्री या प्राइवेट कोई भी ला सकता है। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, मंत्री या कोई प्राइवेट मेंबर इसको ला सकता है। लोकसभा से इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता है और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी से। मतलब ये है कि इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। इसका मतलब दोनों सदनों से ये अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। ये एक कंपलसरी पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, चलो इसके आगे की कहानी समझते हैं। ये हम लोग चीजें देख चुके थे, अब स्टार्ट करते हैं। यदि यह बिल संविधान के फेडरल प्रोविजन संघात्मक ढांचे को अमेंड करने की बात कर रहा है, तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, मतलब समझे आप क्या बात हो रही है? हमने कहा था कि दोनों सदनों से अलग अलग पास होना चाहिए, लेकिन जब ये बिल संघात्मक मतलब कोई ऐसी कोई चीज हो जो राज्यों से भी रिलेटेड है, मतलब कोई ऐसा प्रोविजन आप करने वाले हैं, मतलब संशोधन आप करना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐसे मैटर पे संशोधन करना चाह रहे हैं जिसमें केंद्र तो है ही लेकिन राज्यों से रिलेटेड मैटर भी है, वो दोनों से है मतलब, तो फिर वो केवल आपके संशोधन से नहीं होगा वहां केंद्र में, फिर आपको राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। तो अगर वही बात हो रही कि संघात्मक ढांचे से रिलेटेड अगर कोई है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी समर्थन चाहिए। मतलब 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों का कम से कम चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो विशेष मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से चाहिए होता है। तो राज्यों का जो है ना वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए वो विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, तो यहाँ विशेष चाहिए होता है, राज्यों से नॉर्मल चाहिए होता है। चलिए देखते हैं अब जरा आगे क्या कहानी चल रही है, इसको समझते हैं। ठीक है,
संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, लोकसभा में विशेष बहुमत से, ठीक है, आधे राज्यों का समर्थन साधारण बहुमत से, राज्यसभा में विशेष बहुमत, ठीक है, सदन से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास, भेजा जाता है। राष्ट्रपति को इस बिल पर सहमति देनी होती है। चौबीसवें संविधान संशोधन 1971 वीटो नहीं कर सकते, ठीक है, नोट करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, संविधान संशोधन विधेयक, वो लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पारित होता है, लेकिन विशेष बहुमत से। और अगर ये कोई संघात्मक ढांचे से रिलेटेड है, मतलब राज्यों का हित भी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए उन राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन वो साधारण बहुमत से चाहिए। जब सदन इसको पास कर देता है तो ये बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट, ध्यान रखिए, इस बिल को नहीं रोक सकते। आपको हमने बताया था प्रेसिडेंट इस बिल को नहीं रोक सकते। कौन से संशोधन से? 24वां संशोधन 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। तो 24वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकते, सहमति देनी ही होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, ठीक है, ओके। अब हम ये देखेंगे संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं। संविधान संशोधन के तरीके कितने तरीके हैं संविधान संशोधन के, ठीक है, 3 तरीके हैं।
सिंपल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, विशेष बहुमत। थर्ड, संसद में विशेष बहुमत प्लस ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन। ये दोनों तरीके आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। ये तरीका 368 के बाहर है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें संविधान संशोधन के कितने तरीके, संविधान संशोधन के कितने तरीके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तरीके कितने हैं, कितने तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के? 2 या 3? 3। आर्टिकल 368 में कितने तरीके हैं? आर्टिकल 368 में कितने हैं? 2। दोनों ध्यान रखना है। टोटल पूछे तो 3, लेकिन आर्टिकल 368 में पूछे तो 2। ठीक है, हेडिंग डालिए, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं सिंपल मेजोरिटी क्या होती है पार्लियामेंट की। जब ये शब्द आता है कि सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है पार्लियामेंट। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है। वैसे पीछे भी हम बताए हैं, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसलिए हम समझते हैं। हम लिख देते हैं जिससे आपको चीजें याद रहेंगी, अपना लिखे रहोगे तो याद रहेगा। बहुत सिंपल भाषा में लिख रहे हैं। जिस दिन संसद में वोट किया जा रहा है उस समय जितने सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा सदस्य बिल के फेवर में
वोट कर रहे हैं, तो इसे सिंपल मेजॉरिटी कहा जा रहा है। कहा जाएगा, तो इसे सिंपल मेजॉरिटी कहा जाएगा। एग्जाम्पल है, लोकसभा में कुल सदस्य 543, वोट वाले दिन प्रेजेंट लेकिन 500 में से केवल 400 लोगों ने वोट किया। इसका मतलब प्रेजेंट सदस्य जो वोट कर रहे हैं इक्वल टू 4। फोर 400 का 50%, 200। इसका मतलब सिंपल मेजॉरिटी के लिए कम से कम 201 वोट चाहिए। नोट करो, ये वैसे हम क्लास में भी एक बार बताए हुए हैं, अगर आप लोग को शायद याद होगा, हमने ये सिंपल मेजॉरिटी वाला एक एग्जांपल आपको दिया था। उससे कोई टॉपिक चल रहा था, उस समय हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, तो हमने आपको बहुत सिंपल समझाया कि इसका एक सिंगल देखो लिखवा इसलिए दिया है जिससे पढ़ो तो याद रहेगा। मतलब बस इतना है, जितने दिन उस दिन प्रेजेंट है, जितने सदस्य जितने भी प्रेजेंट, मतलब 543 थे टोटल, लेकिन उस दिन प्रेजेंट कितने थे? 400 लोग। तो इस 400 का हाफ निकाल लो, 50%, उससे ज्यादा होना चाहिए बस। तो अगर 400 लोग प्रेजेंट थे तो 200 लोग वोट किए होंगे। 400 का ये 200 वोट किए होंगे, मतलब 400 लोग वोट किए, प्रेजेंट है और 400 वोट किए हैं पूरे। तो अगर 201 वोट भी आपके बिल के फेवर में है 201 लोग ये कहते हैं ठीक है हम इस विधेयक के साथ हैं, वो पास हो जाएगा। ये है सिंपल मेजोरिटी। मतलब सिंपल मेजोरिटी बहुत आसान होता है, बस जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% निकालिए और एक उसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो वो सिंपल मेजोरिटी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? तो जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनसे एक सीट भी अगर ज्यादा मिल गई टोटल में से तो आपको सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है। अब समझना है आपको स्पेशल मेजोरिटी। जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़े, और फिर हेडिंग डालो आप लोग स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि बार बार कहीं पर भी अगर ये आएगा ना सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत, तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आता ही रहेगा
कि ये चीज सामान्य बहुमत से पास होती है, ये चीज विशेष बहुमत से पास होती है, तो कम से कम एक बार उसको डिटेल में देख लो, बस खत्म। उसके बाद अपना जहां भी आता रहे उसको समझते जाओ। तो आगे बढ़ते हम लोग, हेडिंग डाल लो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत संसद का विशेष बहुमत। देखिए क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा जहां भी यह वोटिंग हो रही है उसके कुल सदस्यों के 50% से ज्यादा सदस्य बिल के फेवर में वोट डालें और साथ ही साथ जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसमें से 2/3 सदस्य से ज्यादा यदि इस बिल के पक्ष में वोट डालते हैं तभी इसे स्पेशल मेजॉरिटी से माना जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, दो चीजें चाहिए होंगी अगर आप इसको ध्यान से पढ़े ना स्पेशल। तो लोकसभा या राज्यसभा जहां भी यह वोटिंग हो रही है उसके कुल सदस्यों का, जितने भी वो सदस्य हैं उनके 50% से ज्यादा सदस्य इस बिल के फेवर में होने चाहिए, और साथ ही साथ जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो उसमें से भी 2/3 सदस्य ज्यादा इस बिल के पक्ष में वोट डालते, तभी से स्पेशल मेजोरिटी से माना जाएगा। ये भी हमने उस दिन समझाया था, रिवाइज हम कर दे रहे हैं, वैसे ये चीज हम समझा चुके थे। ठीक है, एग्जाम्पल, लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? लगभग 543। ठीक है,
और इसका 50% 271.5। वोटिंग वाले दिन प्रेजेंट और वोट करने वाले 400। तो 400 का 2/3 266। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी के लिए दो 271.5 तथा 266.6 दोनों से ज्यादा वोट चाहिए। यदि 272 वोट मिल जाए तो बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। तो यह स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। स्पेशल से के लिए कितना मेजॉरिटी चाहिए बता तो दिए। मेजॉरिटी पूरा केस समझा तो दिया कि अगर विशेष बहुमत है तो विशेष बहुमत में जितनी सीटें हैं टोटल, जैसे 543, तो इसका 50% निकालिए 271, और जितने लोग उस दिन प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं 400, उसका 2/3 निकालो। इन दोनों से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। अगर आपको अपने बिल को पास कराना है, अगर आपको अपने बिल को पास कराना है तो अगर 268 मिल जाता है वोट तब भी पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 266 और 271 के बीच में आएगा 268। हमें इनसे ज्यादा चाहिए, हमें इनसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब 266 से ज्यादा चाहिए तो 271 से भी ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब 272 अगर मिल जाए तो हो जाएगा। ये है मतलब। तो जितने टोटल लोग होते हैं उसका 50% उससे भी ज्यादा चाहिए होता है, और जो 2/3 होते हैं जो प्रेजेंट है उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर इस केस में हमारा 272 मिल जाए तो ये दोनों से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 272 ज्यादा है किससे? 271 से भी ज्यादा है, और 272 किससे ज्यादा है? 266 से भी। तो यानी कि 272 मिल जाए तो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कहां कहां ये प्रयोग होता है। ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला कहां पर प्रयोग किया जाता है, मतलब कैसे केसेस में हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी का प्रयोग करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से किए जाने वाले संशोधन। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है कोई तो वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा, साधारण बहुमत से नहीं होगा।
तो फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित तीसरा, 7th शेड्यूल में यदि चेंज करना है, चौथा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स से संबंधित कोई मैटर है तो भी। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अनुच्छेद 368 को संशोधित करना हो तो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित शक्तियों से संबंधित। ये वो मैटर है स्टूडेंट जिन पर हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। ये वो मैटर है जिन पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। साधारण बहुमत से आप पास नहीं करा पाएंगे। जब विशेष बहुमत से पास होगा तभी कुछ होगा। ये वो मैटर है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई मैटर आपको दिखता है, चुनाव से संबंधित या समथिंग, तो आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा। राज्यों के प्रतिनिधित्व मतलब सीट का बंटवारा जो होता है, अगर उससे रिलेटेड है तो भी। 7वें शेड्यूल में अगर कोई चेंज करना है तो भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित है तो भी। ठीक है ना, 368 आर्टिकल को भी किया जा सकता है। ब्रैकेट में ये लिख लेना, इन मैटर में उनका राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। स्पेशल मेजोरिटी तो है ही, लेकिन इन मैटर में राज्यों का समर्थन चाहिए। एक नोट कर लेना ब्रैकेट में, इसी में ये थर्ड वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। ये संसद में विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन, ये वो वाला मैटर है। उसका एग्जांपल दिया है हमने आपको, जिसमें आपको राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अगर कोई रिलेटेड है तो केवल केंद्र नहीं कर पाएगा कोई काम। हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड है तो उसको राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। ठीक है, ये सब तो कोई ऐसा पावर जो दोनों से संबंधित है तो फिर वो चीज हो सकती है। इस वाले ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है ना, अब इसको देखो, केंद्र और राज्यों के बीच वितरित शक्तियों से संबंधित, यह पार्ट 11 में डिफाइन हुआ है। ये बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, केंद्र राज्यों को देता है। तो अब केंद्र उसको कम नहीं कर सकता। देखो अभी बवाल चल रहा है, एक बवाल चल नहीं रहा है, वो भाई राज्यों से भी तो रिलेटेड है वो, भाई वहां पोस्टिंग करानी है, ये करानी है, तो सब चीजें।
ठीक है, क्या हमारी बात समझ में आई? सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। जिन लोगों ने पहले क्लास की थी उनको बहुत अच्छे से आ गया होगा रीजन, क्योंकि क्लास में हमने एक बार डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक था वही हमने कहा था कि जो पहले पढ़े होंगे उनको तुरंत याद आ जाएगा सब। अब जो पहली बार ही पढ़ रहा होगा तो अब उसको दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे थे क्लास मत छोड़ा करो, जितनी बार रिवीजन होता जाएगा वो उतना पक्का होता जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया, तो आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, तो हमारे बिल कंप्लीट हो गए सारे बिल। 4 बिल थे हमारे पास। एक हमने ऑर्डिनरी बिल देखा था, मनी बिल देखा था, फाइनेंशियल बिल देखा था, और एक हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग कल कुछ दूसरा पॉइंट देखेंगे, बजट वगैरह के बारे में देखेंगे। पहले अकाउंट वगैरह देख लेंगे, फिर बजट जो प्रस्तुत होता है वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल वाला पॉइंट हमारा आज कंप्लीट होता है, कल हम लोग अकाउंट देखेंगे। और ये सिंपल मेजोरिटी से फिर से बता दीजिए। अरे यार सिंपल मेजोरिटी बहुत सिंपल बताया, तो पढ़ो ना उसमें। सिंपल मेजोरिटी पहले जो लिखवाया है वो पढ़ तो लो। जिस दिन संसद में वोट किया जा रहा है उस समय जितने सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा सदस्य बिल के फेवर में होने चाहिए। बताया तो। मान लो हमने क्या कहा, 400 लोग प्रेजेंट हैं, इन लोगों ने वोट दिया, तो इसका 50% निकाल लो, बस उससे एक ऐड कर दो। इसका 50% क्या है, 200 लोग। 200 + 1 201 मिल गया, हो गई बहुमत। सर मेरी पेन खत्म हो गई। हाँ आओ हम दे देते हैं, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हम दे देते हैं, आओ तुम लोग। चलो तो ये क्लियर हो गया, बिल कंप्लीट है। कल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग बजट पर, बजट की चर्चा करेंगे। बजट प्रस्तुत होने वाला है, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। अभी यही 1 फरवरी को ही आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, जाओ खाना वाना बनाओ, आप लोग खाओ पियो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। 7वां शेड्यूल निरस्त है, ये किसने कह दिया 7वां शेड्यूल निरस्त है? 7वां पार्ट निरस्त है, शेड्यूल नहीं निरस्त है। हाँ रीजनिंग रहेगी अभी, बस 10 मिनट में रीजनिंग रहेगी।